जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो है ना इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। और ये साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 2 है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हमारा हो चुका है और ये हमारा 2 रहेगा, और इसमें हर एक क्वेश्चन आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको घोल कर आपको जरूर पी लेना है, ठीक है। किसी भी तरीके से इनको आपको याद कर लेना है, मेरे कहने का मतलब यह है, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम सभी लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब होता है। बताइए सभी लोग, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग आंसर लगाएंगे, ठीक है। कमेंट खुला हुआ है आपके लिए है, आप लोग कमेंट करते चलिएगा आंसर कि उत्तल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब होगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप सी कीजिएगा, सही जवाब काल्पनिक तथा सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या के साथ क्या होती है, तो लगा देंगे ये आधी होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, आधी होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार जो है ना किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किए जाते हैं, तो साथियों याद रखेंगे इसमें आपके अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व तो मापा जाता है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल वीवीआई और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। बताइए कि द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व तो मापा जाता है। तो दोस्तों ये आपके हाइड्रोमीटर से मापे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, हाइड्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की जो शुद्धता है ये किस यंत्र से मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता हम सभी लोग मापते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लैक्टोमीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो याद रखिएगा मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है आपके उत्तल दर्पण लगे रहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन आता है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो पानी में जो हवा का बुलबुला है ये किस तरह से कार्य करते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपके अवतल लेंस के द्वारा कार्य करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। बताइएगा वायुमंडल की आर्द्रता जो है मापी जाती है, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा, हाइग्रोमीटर से। आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भूकंप मापी यंत्र है। बताइएगा भूकंप मापी यंत्र यहाँ पे कौन सा है, तो भूकंप मापी यंत्र हो जाएंगे सिग्मोग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए सही जवाब है, सिग्मोग्राफ हो जाएगा। आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि ध्वनि की तीव्रता जो है मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, डेसिबल में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन है कि मानो रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है ना होता है। दोस्तों अभी तक आप जो है ना इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो इस क्लास को आप एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे जरूर दबा लीजिए, क्योंकि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे यहाँ पे, जो आपके पेपर में छपेंगे। तो अच्छे से आप इनको याद करके जुड़े रहिएगा यहाँ पे
अगर आप पीडीएफ के लिए लेना चाहते हैं, पीडीएफ रिवीजन के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है, ताकि रिवीजन होगा। तो अगर आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में अगर पीडीएफ की जरूरत पड़े तो, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है कि मानो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो हमारा सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है, लगा दीजिएगा, अनंत होती है, ठीक है, अनंत होती है। जिन भी साथी का ऑप्शन बी है सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का जो है ना प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की गति को सुनने के लिए जो है इसमें कौन सा यंत्र प्रयोग होगा। तो जिन भी साथी का ऑप्शन यहाँ पे सी है उनका सही जवाब है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। चलिए दोस्तों लगाएंगे आंसर, वायुमंडलीय दाब की जो है ना माप की जाती है। तो वायुमंडलीय दाब की माप जो है ये बैरोमीटर से की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बैरोमीटर से। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तुओं को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है। तो लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच में, ऑप्शन एक कीजिएगा, लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच में जो है ना रखा जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है वनस्पतिक तेलों से कृत्रिमक घी बनने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग जो है ना किया जाता है। तो वनस्पतिक तेलों से कृत्रिम घी बनने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो निकील का होता है, याद रखेंगे साथियों, निकील का। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का जो है ना प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं लोह चूर्ण का। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोह चूर्ण का। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु डैश पर हो। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब क्या हो। तो जब जो है यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी कीजिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन आता है कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो रक्त का जो दाब है ये किस यंत्र से मापा जाता है। तो रक्त का दाब मापे जाते हैं आपके स्पिग्मोमैनोमीटर से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, स्पिग्मोमैनोमीटर से। अगला यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है ये किससे बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है ये आपके नर्म लोहा से बने होते हैं। ऑप्शन एक कीजिएगा, नर्म लोहा से बने होते हैं। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बताइएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम पर आधारित होते हैं। ऑप्शन बी लगाए हैं आप, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये प्रयुक्त होते हैं तो ये एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन हो जाएंगे। ऑप्शन डी खींचेगा, इनमें से आपका डी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये हाइड्रोफोन कहलाता है। हाइड्रोफोन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये डायनेमो में हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, डायनेमो।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यह हो जाएंगे विद्युत मोटर। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, विद्युत मोटर है दोस्तों, अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बताइएगा कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो यह हो जाएंगे बैटरी में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी होगा, बैटरी में होता है, अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रेक्टिफायर का प्रयोग जो है ना किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो है किए जाते हैं, तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पे सही जवाब है, एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग जो है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है किया जाता है। दोस्तों यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना पूछा भी जाता है, ये ट्रेंड प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में इस बार भी पूछेगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ट्रांसफार्मर का जो है प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये हो जाएंगे केवल एसी में ही, ठीक है, केवल एसी में प्रयोग होता है, इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा हो जाएंगे, तो टेलीफोन लाइन में जो है यहाँ पे आपके प्रवाहित ऊर्जा हो जाएंगे विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन आप बी कीजिएगा, विद्युत ऊर्जा ही होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी लगाए हैं, तो सही जवाब है रासायनिक ऊर्जा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कि कौन सा यंत्र एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में ना बदलता है। तो आप लोग बता देंगे कि ये तो आपके ट्रांसफार्मर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी है, ट्रांसफार्मर होगा, यहाँ पे डी याद रखना है। तो साथियों इस क्लास में कुल 34 क्वेश्चन ही थे जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद फिर से आपके लिए जो है ना क्लास जब हम 3 लेकर आएंगे उसमें भी आपको साइंस के जब क्लास करवाएंगे बिल्कुल उसमें भी साइंस से ही रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा उन सभी को हम इंक्लूड कर देंगे। तो आप जुड़े रहिएगा। अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, ठीक है ना, ताकि जो भी क्लास आएगा उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि पीडीएफ आप लोग को रिवीजन के लिए मिल सके, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको रिवीजन के लिए दिए जाएंगे जिससे कि तैयारी बेहतरीन हो पाए। तो आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।